तत्पुरुष समास, हाँ, तत्पुरुष समास के 3 भेदों तक हमने पढ़ लिया था, कर्म और संप्रदान तक। ठीक है, संप्रदान तक हो गया था। यहां तक हो गया था, बोलो। अच्छा, अगला हमारा है अपादान। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से अलग होने में। अपादान का चिन्ह होता है से अलग होने, माने कोई वस्तु अगर किसी दूसरे वस्तु से अलग होती है तो वहां अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तत्पुरुष समास में क्या होगा कि जहां अपादान कारक या अपादान विभक्ति का लोप हो, आप क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा कि जहां अपादान विभक्ति का लोप हो, जहां अपादान विभक्ति का लोप हो। ठीक, लोप माने हट जाना, गायब हो जाना, वहां अपादान तत्पुरुष होता है। इसको नोट करिए तुरंत, इसको नोट करिए तुरंत। हो गया सर। ठीक, जैसे गुणहीन, गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन का क्या होगा? गुण से हीन। क्या होगा? गुण से हीन माने जो अपने गुणों, जो अवगुण से भरा हो। तो गुण से हीन माने देखो, गुण से हीन का मतलब होता है कि जो जिसके पास अवगुण हो, जो गुणी न हो। तो इसमें अपादान क्या है गुणहीन का? जो गुण से अलग हो, जिसके पास अवगुण हो। यहाँ कौन सा तत्पुरुष होगा? बोलिए। अपादान तत्पुरुष। इसी तरह होता है, इसी तरह होगा भयमुक्त। क्या होगा? भयमुक्त। भय से मुक्त। क्या होगा? भय से भय से मुक्त। भय से मुक्त। ठीक, जल विहीन, जल से विहीन। जल विहीन का क्या होगा? बोलो। जल से विहीन। ठीक, किसी को दिक्कत? बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत तो बताओ। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इतने तत्पुरुष समास के अंतर्गत जितना हमने पढ़ा है, किसी को दिक्कत तो बताइए। अगला हमारा कौन सा होगा? अगला है संबंध तत्पुरुष। अगला कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक का चिन्ह याद रखिए तुरंत। संबंध तत्पुरुष। ठीक, का की के। तो जहां संबंध कारक, हाँ, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जहां संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो। लिख लीजिए, जहां संबंध कारक की विभक्ति जहां संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप हो। अब संबंध कारक की विभक्ति क्या है? आपको याद है? का की के। तो लिख लीजिए। हाँ, बिना देखिए,
विभक्ति का लोप तो समास में होता ही है। जब आप लोगों को मैं समास पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था ना कि विभक्तियों का लोप होगा। हाँ, का की के का लोप हो। ठीक, अब कैसे लोप कैसे होगा देखो, मान लो कोई उदाहरण ले लो, जैसे अगर हम लेंगे भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार होता है ना, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, तो हम लिखते हैं भारत रत्न। तो क्या होगा इसका, अगर समास विग्रह करेंगे तो भारत का रत्न होगा। ठीक, अगर इसका समास आप संक्षेपीकरण की प्रक्रिया द्वारा समास बनाएंगे तो बनता है भारत रत्न। और जब भारत रत्न बनेगा तो इसमें से लोप किसका हो रहा है, का। और जब का लोप होगा तो कौन सी विभक्ति होगी, संबंध कारक। और जब संबंध कारक का लोप हो गया तो समास कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष। यहां तक किसी कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, मतलब इतना आपको समझ में आ रहा है। जैसे राज्यसभा, मान लो हम मान लेते हैं राज्यसभा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा, राजा की सभा, राजा की सभा। ठीक, देखो इसमें संबंध कारक का चिन्ह आया है की, इसका लोप कर दो, बन जाएगा क्या, राज्यसभा। ओके, बोलिए। जल प्रवाह, जल प्रवाह, जल का प्रवाह। जल का प्रवाह। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ में आया? संबंध तत्पुरुष में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बड़ी अच्छी बात है अगर लोग सब तो। अगला कौन सा होगा, आप बताओ। अधिकरण तत्पुरुष, वेरी गुड। क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का चिन्ह कौन बताएगा? में मैं पर, वेरी गुड। बेटा बात कौन कर रहा है जी, कि कौन बात करने लगा इसमें, जरा देखिए तो। किसी का माइक ऑन, किसका माइक ऑन है जी, माइक म्यूट करो अपना। शुभम बेटा माइक बंद कर लो, आवाज आ रही है। चलिए, संबंध अधिकरण तत्पुरुष में जाइए। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में मैं पर, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जहां अधिकरण की विभक्ति में पर का लोप हो, क्या बनाएंगे, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में मैं पर का लोप हो। नोट करिए इसको। मतलब सर यही कि हमें सारी जगह विभक्तियों का एक हो रहा है। जब समास पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था ना कि समास की प्रक्रिया के दौरान विभक्तियों का लोप हो जाता है, तब नहीं समझ में आया था? नो सर आया, बस यही सर जैसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ रहा है। में पर का लोप हो। How much is the attendance? कुछ नहीं, टिफिन करने के बाद बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। इनके लिए सर पेरेंट्स को बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज देना। जी सर, क्लास 10 स्पेशली पेरेंट्स को बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज देना पड़ेगा। उसके नंबर रिटर्न दें। जी सर, या एक बार इनको बुला लिया जाए क्लास 10 बुला तो गए, हम ओरिएंटेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसी में इनको स्ट्रिक्ट
ठीक है। अधिकरण कारक विभक्ति क्या होती है? में पर। इसका लोप होगा। लोप कैसे होगा? ये गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा? जब आप उस शब्द को देखेंगे और उसका विग्रह करेंगे, फिर उसको समासीकरण की प्रक्रिया द्वारा संक्षेप करेंगे, तो अपने आप इसका लोप हो जाएगा। समझ गए? जैसे लोकप्रिय, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर उदाहरण दे आप लोगों को। इसको नोट करिए। हो गया? वेरी गुड। उदाहरण देखिए। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। लोकप्रिय माने लोगों में प्रिय। क्या होगा? ये समास विग्रह है, ये समास है। देखो लोप किसका हुआ है? मिलाओ। में का लोप हुआ है। और में किस कारक की विभक्ति, किस विभक्ति या कारक का चिन्ह है? बताओ। अधिकरण का लोप। लोप हुआ कि नहीं? रण कौशल, रण कौशल, रण में कौशल। तुम लोग का हर हफ्ते वीकली टेस्ट प्लानिंग है बेटा ना? बोलिए। डेली टेस्ट है ना? तो हिंदी का सिलेबस जानते हो क्या रहेगा? जितना हम एक वीक में पढ़ाते हैं और उसके पहले जितना पढ़ा चुके हैं, सब मिला के टेस्ट रहा करेगा। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस वो नहीं रहेगा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रहेगा। जितना पढ़ाते चल रहे उसी में से टेस्ट होता चला जाएगा। ठीक? उसके मार्क्स पता है। तुम तो अच्छा की हो, तुम क्यों परेशान हो? क्या बता देंगे बेटा? मैथ्स की पता चल गई है? हिंदी की पता चल जाएगी। अच्छा, हम बता देंगे बेटा। ठीक है। वैसे तुम लोग अच्छा किए, दो चार लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग अच्छा किए हैं। ओके। अब उसमें से कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि काशी और काशी में अंतर क्या है। कबीर दास का जन्म यहाँ हुआ था कि यहाँ हुआ था, उनको यही नहीं पता है। वो इस वाले पे टिक मार दिए हैं। अब इस वाले पे जिसने टिक मारा उसको थोड़ी नंबर मिलेगा। हम पूछे हैं वाक्य संश्लेषण, किसी ने लिखा प्रकाश संश्लेषण। बताइए। प्रश्न था कि वाक्य संश्लेषण की परिभाषा दीजिए। आप लोग लिखे प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा पत्तियों का हरा रंग क्या, जब दुनिया भर का लिख दिए। तो ठीक है, नेट से निकाले तो फिर नेट वाला नंबर पाएंगे। इस तरह से नेट होता है ना, जाल सब छन जाता है, तो वो लोग भी छन जाएंगे उसी तरह से। नेट से निकाल लिखे तो नेट का नंबर मिलेगा। ठीक है। अगला कौन सा होगा हमारा? अगला हमारा नई तत्पुरुष। तो लोग बोल ही नहीं पाओगे। नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष। जो चाचा जाजा इया पढ़ते हो वही इया है यहाँ। नए तत्पुरुष, नई तत्पुरुष संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक। इसमें क्या होता है, हमेशा नकारात्मक बात रहेगी या नकारात्मक बोध होगा। ठीक। जैसे अपमान लिखते हो ना, अपमान माने जिसका मान न हो। अगर अपमान लिखोगे तो इसका होगा जिसका मान न हो। जिसका क्या न हो? मान न हो, सम्मान न हो। ये जो न शब्द आप जहां भी देखेंगे
और पूछा जाएगा कौन सा समास है, तुरंत बताइएगा नए तत्पुरुष समास है। क्लियर? नहीं उसमें लिखा होना चाहिए, केवल उसका भाव आएगा तो कैसे? अरे उसका भाव ऐसे अन्याय अगर लिखा है, अन्याय विग्रह कर लीजिए, क्या होगा? न न्याय। जब न आ गया तुरंत मार दो नए तत्पुरुष। ठीक, ओके सर। यहाँ तक सर किसी एक रिपीट फिर से। क्या बेटा? सर एक बार और समझा दीजिए। फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। लिख लो, इसकी परिभाषा लिखो ना कि जिस समास का पहला पद नकारात्मक हो वहां नए तत्पुरुष समास होता है। लिखो, जिस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, पहला पद नकारात्मक होता है, वहां नए तत्पुरुष समास होता है। नए तत्पुरुष समास होता है। ठीक बेटा, इसको नोट कर लीजिए, तुरंत सब समस्या दूर हो जाएगी। सर वाक्य संश्लेषण मतलब वाक्य नहीं होता ना? तो वाक्य संश्लेषण लिखेंगे तब ना, प्रकाश संश्लेषण थोड़ी लिखे मान लेंगे। लोगों ने वाक्य संश्लेषण कहाँ बेटा, कहाँ क्या लिखा बताओ? वहां के बाद नए तत्पुरुष, किताब में देखिए अधिकरण करने के बाद आपका यही दिया हुआ है, नए तत्पुरुष। ठीक, हाँ सर वाक्य संश्लेषण। अरे जब आप पढ़िए शब्द और पद में या रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण, उसी में है वाक्य संश्लेषण का। रचना के आधार पर हाँ हाँ उसी पाठ में है वाक्य संश्लेषण। ठीक, चलिए अगला है कौन सा? हाँ, न तत्पुरुष का उदाहरण देखिए, अन्याय, न न्याय। जिसको न्याय न हो उसका क्या होगा? अन्याय। क्या बेटा? ये अगर उसको विग्रह करके देखना, अगर ये न शब्द आ रहा है, ठीक, इसे अज्ञान, न ज्ञान, तुरंत क्या समझ लेना, कौन सा होगा? नए तत्पुरुष। ठीक, बोलिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक परीक्षा में कंफ्यूजन डाउट करता है, उसका नाम क्या है? कर्मधारय समास। यही कंफ्यूज लोग होते हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ठीक, क्या नाम है उसका? कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। ठीक, समास में दो पद होते हैं, ये पता है? बोलो। यस सर। हाँ ठीक, समास में दो पद होते हैं, ये सबको पता है, पूर्व पद और उत्तर पद। बोलिए। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है, ये सबको पता है? यस सर। तो जो पूर्व पद होता है
जो समास का पहला पद होगा, जिस समास में वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष से होगा, वहीं पे कर्मधारय समास होगा। अब दिक्कत ये आती है कि विशेषण विशेष से क्या होता है। तो विशेषण जान लीजिए क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, पहली बात। दूसरा इसका भाग है विशेष। विशेष से क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष से होता है। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि राम अच्छा लड़का है, तो राम एक लड़का है लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि अच्छा है, तो अच्छा विशेषण हो गया। और विशेषता बताई किसकी जा रही है, राम की, तो राम विशेष हो गया। अब विशेषण विशेष में अंतर समझ में आया? बोलिए। तो जब विशेषण विशेष में अंतर समझ में आ गया तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या बनेगी कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो, वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक, नोट करिए, जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष से हो, वहां पे कर्मधारय, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। अच्छा, उपमान और उपमेय जानते हो क्या होता है? यस सर, तुलना की जाती है और जिससे की जाती है। हाँ हाँ बेटा बताओ। विशेषण और विशेष ही होता है, उसमें उपमान भी, लेकिन उसमें बस तुलना का डिफरेंस हो जाता है। हाँ, जैसे कि देखो, मान लो अगर हम मान लो लोग सुंदरता की तुलना चंद्रमा से करते हैं, तो चंद्रमा दूर है, तुलना भाई तुलना हमेशा दूर वाले से की जाती है, तो चंद्रमा उपमान हो गया। और जिसकी तुलना मान लीजिए हम किसी सीता जी के मुख से कर रहे हैं, तो सीता जी उपमेय हो गई। क्लियर? तो लिखिए कर्मधारय समास की परिभाषा कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद विशेषण हो, विशेषण एवं दूसरा पद या उत्तर पद भी कह सकते हो, दूसरा पद क्या हो, विशेष से हो, या उपमान उपमेय हो। ठीक, या पहला पद उपमान हो, और दूसरा पद क्या हो, उपमेय हो। इसको याद रखना, उदाहरण इसी पर समझोगे। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, उदाहरण बताते हैं आप लोगों को। हो गया? ध्यान से बोलो। यस सर। पूरा ये परिभाषा पूरी आपकी। उदाहरण देखा जाए? चलो, हाँ बेटा बताओ, समस्या क्या है? समस्या, हाँ समस्या बताइए।
चलो देखो, उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए। समझ गए? जैसे आप अपनी तुलना मैथमेटिशियन रामानुज से कर रहे हैं तो रामानुज उपमान है, ठीक? समझ गए? हम उपमेय। उदाहरण देखिए, पीतांबर, पीतांबर, ठीक? पीत अंबर, पीत माने होता है पीला, अंबर माने क्या होता है? वस्त्र। तो पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। अब देखिए इसके दोनों पदों में ध्यान से देखिए, तो अंबर की विशेषता क्या है कि पीला है, और पीला किसके बारे में कहा जा रहा है? अंबर के बारे में। तो देखो यहाँ विशेषण है, बोलिए। यस। और यहाँ क्या है? विशेष है। तो आपकी परिभाषा कहती है कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष से हो, अथवा पहला पद उपमान हो, उत्तर पद उपमेय हो, वहां कर्मधारय समास होता है। अब इस उदाहरण पे परिभाषा को रखो, देखो वो चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ, नीलकंठ। यदि आप इसको शंकर भगवान के रूप, हाँ सुनो, अगर नीलकंठ का तीसरा अर्थ लगाएंगे, माने नीलकंठ को आप भगवान शंकर मान लेंगे, तब वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल नीलकंठ के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, तब वहां क्या होगा? कर्मधारय समास। क्योंकि नीला है कंठ, जिसका कंठ नीला हो, तो कंठ की विशेषता क्या हो जाएगी कि नीला है, तो नीला विशेषण हो जाएगा। अब किसका कंठ नीला है? कंठ क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। बोलिए। और सर जब हम बोलेंगे नीला है जो कंठ, हाँ, यानी कि नीला है जो कंठ यानी नीलकंठ। तो इसमें क्या बोलोगे? तुमने कुछ पूछे नहीं, केवल बोल दी। पूछना क्या चाहते हो? एकदम क्लियर करो ना एग्जैक्ट चीज को। हाँ, नहीं, ना 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 ना, पहले बात सुनो, बहुत बोलती हो। बहुव्रीहि उस समय होगा जब उसका अर्थ दूसरा निकलेगा। जब नीलकंठ का आप अर्थ मोर या भगवान शंकर लगाएंगी, तब उसका बहुव्रीहि होगा, ठीक? ओके सर। अच्छा, अब किसी कोई दिक्कत? नो सर। कर्मधारय खूब बढ़िया से पढ़ लेना बेटा, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। याद रखना कि इसका पहला पद क्या होगा? रुको चार्ट फ्लो कर दे तो तुम लोग को ज्यादा समझ। यहां लिख देना कर्मधारय, ऊपर लिख देना कर्मधारय, ठीक? फिर इसमें दो पद ऐसे बना देना, ठीक? यहां लिखते हैं पहला पद, प्रथम पद, पहला पद नहीं प्रथम पद, यहां उत्तर पद, ठीक है? यहां क्या होगा? या तो ये विशेषण होगा या उपमान होगा। यहां क्या होगा? या तो विशेष या उपमेय होगा। इस चार्ट फ्लो चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको इस फ्लो चार्ट को बनाए रखिए ना। चलिए इसको नोट करिए। तो हो गया।
Yes. अच्छा, Yes, sir. तो अभी क्या बाकी है इसके आगे? कर्मधारय के आपकी किताब में बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, आप सबकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे महाविद्यालय, काली मिर्च, खलनायक, ज्ञानकोश, देहलता, मृगनयन, ये सब आप एकदम एक एक चीज को आप देखेंगे, परिभाषा पे रखेंगे। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछेंगे। समझ गए? होमवर्क के रूप में आपका यही रहेगा कि जितने उदाहरण दिए हैं आप उनको परिभाषा पे रखेंगे। ठीक, बोलिए। Yes. Yes, sir. चलिए, अब जितना हमने पढ़ाया है आपको, आप एक एक करके पूछिए। अगला है द्विगु समास, उसको हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जितना पढ़ाया उतना, जितना जिसको जहां दिक्कत हो एक एक करके पूछिए।